हाँ बेटा, चलिए बातें नहीं। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था एक बार बताएंगे? एक क्वेश्चन दिया था आपको, घर से दिया था करने को, क्लास में करा दिया था, समझ में आ गया था आपको? अरे अब कृपया करके बातें ना करें और ध्यान से बातों को सुने। भाई आपने लास्ट क्लास में मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट समझा था। क्या कंसेप्ट था मैक्सिमा मिनिमा का, एक बार जल्दी से समझते हैं। भाई जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, सबसे पहली स्टेप बोलो क्या करोगे? डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप जो है डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे, फिर उसको किसके बराबर करोगे? जीरो। अब जिस जिस एक्स पर डीवाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है? जीरो। या तो वहां पे पीक बन रही है या तो वैली, मतलब वहां वहां पे स्लोप क्या है? जीरो। मतलब वहां पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली मैक्सिमा या मिनिमा, बस ये पता है कि या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। तो जहां जहां डीवाई बाई डी एक्स जीरो होगा वहां पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा। वो भी आप पता लगा लोगे कितनी जगह पे होगा। अगर डीवाई बाई डी एक्स की इक्वेशन लीनियर तो एक ही जगह होगा, क्वाड्रेटिक तो कितनी जगह होगा? दो, क्यूबिक तो कितनी जगह होएगा? तीन। तो डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन डीवाई बाई डीएक्स की कैसे निकल के आ रही है। तो वहां पे आपको पता लग गया या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। आप श्योर कैसे हो कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अगर पॉजिटिव तो मिनिमा और नेगेटिव तो मैक्सिम। मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था क्या? अच्छा, आप ध्यान से देखो, आपने जो क्वेश्चन करा था वो आपने इक्वेशन ली होगी क्यूबिक। क्या क्यूबिक इक्वेशन ली थी क्या आप लोगों ने? और क्यूबिक ली थी तो डीवाई बाई डीएक्स कैसा आ गया था? क्वाड्रेटिक। डीवाई बाई डीएक्स क्वाड्रेटिक, तो डीवाई बाई डीएक्स क्वाड्रेटिक तो जीरो करने पे कितने रूट्स आए थे? दो। आई थिंक कितने आए, कौन कौन से आए थे? प्लस वन एंड माइनस। तो बच्चों इसमें जब आपने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करा तो वो एक्स का फंक्शन बना। किसका फंक्शन बना? एक्स का। आपने एक्स वन पुट करके देखा, वन पुट करने पर पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। फोर पुट करके देखा, फोर पुट करने पे पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिम। अब ध्यान से देखो, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं अभी, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एक। ध्यान से देखो, लेट सपोज मैं एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं। y बराबर टू एक्स स्क्वायर, वाई बराबर टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस फोर। अब इसमें वही हमें जो है मैक्सिमा मिनिमा जो जो सब निकाल सकते हैं निकालेंगे अपन। तो अब ध्यान से एक बार मेरी बात को सुनना। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों? क्या निकालेंगे? डीवाई बाय डी एक्स। सब बच्चे जल्दी से मुझे बताएं, डी वाई बाई डी एक्स जल्दी बताना पड़ेगा, बोलिए। 4x माइनस 12, सबकी बुद्धि चल रही है? अच्छा, सेकंड स्टेप, डीवाई बाई डी एक्स को क्या करूं? जीरो। कितने रूट्स आएंगे इस बार? एक की दो? एक। क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स की इक्वेशन कैसी है? लीनियर। मतलब ये फंक्शन ऐसा है, यहाँ या तो एक मैक्सिमा होगा या तो एक मिनिम। मतलब यहाँ पे दो तीन है ही नहीं, एक ही है। एक ही पॉइंट है, या तो मैक्सिमा वाला है या तो मिनिम। तो बेटा सेकंड स्टेप इज पुट डीवाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। कर दूं डीवाई बाई डी एक्स को जीरो? यस। एक्स कितना आ गया? थ्री। मतलब यू आर वेरी श्योर एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री आइदर मैक्सिमा और मिनिम। वेरी गुड, एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री आइदर मैक्सिमा और मिनिम। अब कैसे श्योर हुए? श्योर होने के लिए बेटा कौन सी स्टेप है बोलिए? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों, ये डी वाई बाई डी एक्स था, इसको डिफरेंशिएट करो, बोलो कितना क्या आएगा? फोर। जैसे ही फोर, बस हमें इसके साइन से मतलब है, हमें जो है से मतलब है इसके साइन। बोलो नेगेटिव की पॉजिटिव। और तो देखो ये अंतर आ रहा है। लास्ट टाइम जो आपने क्वेश्चन करा था, एक बार लास्ट क्वेश्चन खोलो आपकी कॉपी में, उसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करो क्या आया था। 6x कितना आया था? 6x। यहाँ पे 6x आ रहा है कि डायरेक्टली 4 आ गया? डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया पॉजिटिव, मतलब x बराबर 3 पर मिनिमा। नेगेटिव आता मतलब x बराबर 3 पर मैक्सिम। जबकि लास्ट जो क्वेश्चन आपने करा था वहां पे x की एक वैल्यू थी कि दो वैल्यू थी? दो। तो दो वैल्यू थी तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आया वो x का फंक्शन आया। किसका फंक्शन आया? x। आपने इंडिविजुअली दोनों x को पुट करके देख लिया। जिस x पर पॉजिटिव मतलब मिनिमा, जिस x पर नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहां तो खैर सीधे दिख रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डायरेक्टली पॉजिटिव आ गया। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन बिकॉज इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सीधे ही निकल के आ जाएगा। सर सीधे क्यों आ जाएगा? आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो? बेटा मैं गारंटी से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स लीनियर है। लीनियर है तो जैसे ही इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो आप जानते हो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो मतलब या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। पॉजिटिव आ गया, आते ही बोल दे बेटा एक्स बराबर थ्री पर क्या एग्जिस्ट करता है? बोलिए मिनिमा। एट एक्स बराबर थ्री। आप श्योर हो चुके हो इस बार मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिम। तो आप गारंटी से बोलिए एट एक्स बराबर थ्री मिनिमा एग्जिस्ट। एट एक्स बराबर थ्री मिनिमा एग्जिस्ट। और तुमसे अगर कोई पूछे y की मिनिमम वैल्यू बताओ तो बोलो x को कितना पुट कर दोगे? थ्री। कर सकते हो थ्री पुट? यस। बताओगे मुझे थ्री का स्क्वायर? नाइन। नाइन टू जा 18 माइनस 12 इंटू थ्री 36 प्लस फोर। बेटा माइनस 18 प्लस फोर बोलो कितना? माइनस 14।
ये क्या आ गई बोलिए, मिनिमम वैल्यू। ये आपके फंक्शन की, ये y की मिनिमम वैल्यू आ गई। ये जो आपका फंक्शन है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं। क्या बात समझ में आई आपको? कॉपी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन इज, मैंने इसको क्यों कराया, इस क्वेश्चन दिस इज द सिंपलर वर्जन। कैसे सिंपलर वर्जन? सर इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या तो सीधे पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे एक ही वैल्यू थी। अब एक ही वैल्यू थी तो सीधे या तो ये पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। हमें इसके काय से मतलब है बोलिए, साइन से। साइन पॉजिटिव मतलब एक्स बराबर 3 पर मिनिमम। जबकि अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रूट्स आते हैं, अगर डीवाई बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक होता तो दो आती वैल्यूज, क्यूबिक होता तो कितनी आती, 3। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सीधे ऐसा नहीं आता, वो किसका फंक्शन आता, एक्स का। अब आप मान लो एक्स की तीन वैल्यूज थी, तीनों एक्स की वैल्यूज पुट कर करके देखते, जिस एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव मतलब उस एक्स पर मिनिमा, जिस एक्स की वैल्यू के लिए नेगेटिव मतलब उस एक्स पर मैक्सिम। दिस इज द लॉजिक। आपको समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सब बच्चे ईमानदारी से करिएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। बेटा मैक्सिमा मिनिमा सब पता लगा लो, किस एक्स पर मैक्सिमा किस एक्स पर मिनिमा, y की मिनिमम वैल्यू y की मैक्सिमम वैल्यू, जो जो पता लगा सकते हो सब पता लगा लो। 2 मिनट है मतलब 2 मिनट ज्यादा हो गए, 1 मिनट है आपके पास। वेरी गुड। आपका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था बच्चे? नीतिश्री, इतिश्री, ओके, वेरी गुड। हाँ बेटा, हो गया, वेरी गुड, हो गया। ये क्या है? अच्छा, ऐसे होता था, अच्छा ऐसे दोनों। क्या बात है सर, दो एक्स की वैल्यूज आई ना सर, इसलिए दो थम्स अप। चलिए भाई, दिव्या माँ आपने किससे फाइटिंग कर ली? कहाँ से गिर गए? समझ नहीं। पेड़ से गिर गए? छोटे बच्चों को तो सुना था। आपको तो फिर ट्रेन में ट्रेवल करने में बड़ा डर लगता होगा, कभी अपर बर्थ आ जाए तो आपको तो नींद ही नहीं आती होगी फिर। तो ज्यादा तो नहीं लगी ना मतलब? चलिए, देखे ध्यान से बेटा। भाई सबसे पहली स्टेप क्या करना चाहिए बोलो, क्या निकालना चाहिए अपने को, डीवाई बाय डी एक्स। आइए जल्दी से डीवाई बाय डी एक्स निकालेंगे बच्चों। तो डीवाई बाय डी एक्स कैसे निकाले बेटा? एक्स क्यूब बोलो, 3 कहां जाएगा आगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2, क्या 3 3 कट जाएगा, यस। एक्स स्क्वायर 5/2 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, क्या 2 2 कट जाएगा, यस। आपको समझ तो आ रहा है ना? 4x का 4, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बोलो, डीवाई बाई डी एक्स को क्या पुट कर दूं, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। क्या सबको क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है क्या, यस। बोलो कितने रूट्स आएंगे, दो। सबको फैक्टराइज करना आता है? मैं करूं कि डायरेक्ट लिख दूं? भाई -5x है तो क्या बनेगा, -4x और माइनस एक्स। ये सब पढ़ लिया होगा ना? ये 10th में होता ही नहीं होता, ये 8th में पढ़ लेते हैं, 10th में पढ़ते हैं।
नहीं तो पढ़ते हैं श्रीधराचार्य मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सब पढ़ रखा है ना आपने। भाई ये तो फैक्टराइज हो रहा है, श्रीधराचार्य की जरूरत ही नहीं। तो बच्चों x की दो वैल्यूज आ गई, x बराबर 1 एंड x बराबर 4। ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं सबको आता है। अब x बराबर 1 और 4, मतलब आप श्योर हो चुके हो कि 1 और 4 पर या तो मैक्सिमा है या तो मिनी। अभी एग्जैक्टली पता नहीं है किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा, लेकिन इन पर ही है जो कुछ भी है, इन पर dy बाई डी एक्स क्या है बोलिए, 0। थर्ड स्टेप, जल्दी बोलो क्या निकालूं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा, अपन ने डी वाई बाई डी एक्स निकाल के रखा था पहली स्टेप में, डबल डिफरेंशिएट, बोलो क्या बनेगा, 2x - 5। अब देखो अंतर आ रहा है, इस बार दो वैल्यूज थी तो डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, अगर एक वैल्यू होती ना तो या तो डायरेक्टली पॉजिटिव आ जाता है या तो नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब उस पर मिनिमा, नेगेटिव मतलब उस पर मैक्सिम। लेकिन इस बार दो वैल्यूज डायरेक्टली आएगा ही नहीं, इस बार वो एक्स का फंक्शन ही आएगा। और आप दोनों एक्स को पुट कर करके चेक करो, जिस एक्स के लिए पॉजिटिव उस एक्स पर मिनिमा, और जिस एक्स के लिए नेगेटिव उस एक्स पर मैक्सिमा। आइए पुट करके देखते हैं बच्चों। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 1। हाँ बच्चों, एक्स को 1 पुट कीजिएगा, बोलिए क्या आएगा, -3। -3 मतलब नेगेटिव, हमें साइन से मतलब है, हमें कैसे मतलब है, साइन। नेगेटिव मतलब आप समझ गए, एक्स बराबर 1 पर क्या एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा। एट एक्स बराबर 1 मैक्सिमा एग्जिस्ट। जब एक्स 1 होगा उस समय वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, पीक बनेगी, एक्स बराबर 1 पे क्या बनेगी, पीक। चलो बच्चों, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 4। हाँ बच्चों, x बराबर 4 पुट करो, 8 - 5 + 3, क्या पॉजिटिव आ रहा है, यस। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बोलिए, इसका साइन। मेरे लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या इंपॉर्टेंट होता है बोलिए, साइन। पॉजिटिव देखते हैं, आप समझ जाओ, एट x बराबर 4 क्या एग्जिस्ट बोलिए, मिनिमा। तो ये तो हमें पता लग गया कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा। अब कोई पूछे बेटा y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या बता सकते हो क्या, यस। आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x क्वेश्चन में गिवन था, आपको गिवन है y बराबर x³/3 -5x²/2 +4x। क्या मैं सही बोल रहा हूं, इसमें आप x को 1 पुट करोगे तो बोलो y की कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम। और x को 4 पुट करोगे कौन सी आएगी, मिनिमम। क्या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलो बच्चों, तो y मैक्सिमम एट एक्स बराबर 1। हाँ भाई, एक्स को 1 पुट कर सकता हूं मैं, यस। आइए पुट करते हैं बच्चों, 1/3, थोड़ा आंसर गंदा आएगा क्योंकि फंक्शन थोड़ा गंदा है। तो 1/3 -5/2 +4, सब होने तो आ रहा है, एक्स की जगह 1 रख दिया मैंने। बोलो एलसीएम कहो तो 6 ले लूं क्या, यस। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 3 × 5 = 15, 1 × 6 = 6, 6 × 4 = 24। भैया समझ आ रहा है, 24 + 2 कितना, 26। 26 - 15 बोलो, 11/6। ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम की मैक्सिमम, कुछ समझ में आया। मिनिमम के लिए क्या पुट करूं, एक्स को 1 की 4, 4, मिनिमम के लिए 4। हाँ भाई, कहां चला गया ये रहा, 4 का क्यूब बोलो कितना, 64। हाँ भाई, 4 का स्क्वायर बोलो 16, 16 × 5 80, 80/2 40। मजा आ रहा है, 16 इन सॉरी 4 × 4 60, 4 × 4 60। सब सही चल रहा है। हाँ भाई, करो इसमें, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, -40 + 16 करो, कितना होएगा, कितना होएगा बोलो, -26 होएगा ना, -24, -24, -24। और -24 × 3 करो, कितना बनेगा, 72। सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है क्या, कैलकुलेशन चल रही है, समझ में आ रहा है ना। तो माइनस कितना बन गया था, -72, -72 + 64 बोलो कितना, -8। क्या -8/3 आएगा, यस, -8/3। अरे कुछ भी नहीं है, गणित है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एलसीएम 3 ले लो, तो मिनिमम आ गया -8/3 और मैक्सिमम कितना आ गया, 11/6। ठीक है, फंक्शन थोड़ा ऐसा लिया था अपन ने तो आंसर थोड़े गंदे आ रहे हैं, ये फंक्शन थोड़ा सुंदर लो तो आंसर भी क्या आएंगे, सुंदर। क्या सबको समझ में आ गया कंसेप्ट। अब मैं सही बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होंगे जब आप वर्क एनर्जी पावर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में ये सेम क्वेश्चन चलेगा। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान ले y की जगह u होता, u मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन होती, किसका फंक्शन होती, x का। सेम क्वेश्चन, बस y की जगह, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर चल रहा है मान ले, वहां पे यही चलेगा। मैं y की जगह कर दूंगा u, मैं बोलूंगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, x का।
मैं आपसे बोलूंगा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप पोटेंशियल की मैक्सिमम और क्या बताओ, मिनिमम वैल्यू। तो बेटा जैसे y एक्स का फंक्शन है, तू अभी y को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है, तू y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है बेटा। अब तू y की निकाल रहा है कि u की निकाल रहा है, u। तो बस क्वेश्चन में y की जगह कौन आ गया, u। dy बाई डी एक्स, जीरो की जगह किसको, dy बाई डी एक्स की जगह क्या जीरो करेगा इस बार, du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स जीरो करेगा, उससे दो x की वैल्यू दे जाएंगे। अब इन दोनों x पर या तो u मैक्सिमम या तो u मिनिमम, बस y की जगह पिक्चर में कौन आ गया है, u। अब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर पॉजिटिव तो उस एक्स पर मिनिमम, नेगेटिव तो उस एक्स पर मैक्सिमम। ये आपके वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको एक्सरसाइज में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मिलेंगे, आप सेम कंसेप्ट लगाओगे वहां पे। क्या सबको ईमानदारी से क्लियर हो गई बात? लिखें अगला क्वेश्चन। अब चलेगी वापस से मैथमेटिक्स से, लेकिन अभी तक क्या होता था, मैं y एज ए फंक्शन ऑफ x आपको बना के देता था। अब मैं दूंगा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके हम y को काय में कन्वर्ट करेंगे, x, या जो भी फंक्शन होगा उसको जो है x के टर्म्स में लिखेंगे। तो लिखें अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड, अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय अ वायर, अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 120 मीटर। A rectangle is formed by a wire of length 120 मीटर। बेटा वायर ऑफ लेंथ 120 मीटर से रेक्टेंगल बनाया, मतलब कुछ समझ में आया? उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो गया, 120। सब जने रेक्टेंगल का पेरीमीटर जानते हैं। अगर मान ले रेक्टेंगल की लेंथ x ले ली और ब्रेड्थ क्या ले ली, y, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। क्या ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई 120 दे दिया मैंने, यस। तो पेरीमीटर कितना दे दिया, 120। अब x प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई 120 है, मतलब x प्लस वाई कितना हो गया, 60। मतलब लेंथ और विड्थ या लेंथ और ब्रेड्थ का जो सम है वो कितना है, 60। अब तुम चाहते क्या हो, तुम इस लेंथ और विड्थ का सम तो 60 फिक्स है, वो तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब इस 60 को बनाने के मनमान तरीके हैं। सर लेंथ को 50 ले लूं, विड्थ को कितनी ले लूं, 10, 40, 20, 30, 30, कुछ भी ले सकते हो, मनमान कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेंथ और ब्रेड्थ का चाहते हैं, सम फिक्स है, सम कितना रहेगा, 60, क्योंकि पेरीमीटर फिक्स है। हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेंथ और ब्रेड्थ का चाहते हैं जिससे इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो लिखें क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 120 मीटर, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड। जो रेक्टेंगल बनेगा, हमें ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आए। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड। 900 कैसे? ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। आप सबसे पहले तो ये समझें कि सर लेट सपोज रेक्टेंगल की लेंथ अपन एक्स ले रहे हैं और ब्रेड्थ कितनी ले रहे हैं, वाई। तो देखो आपको एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 120। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, 120। और अगर ये 120 गिवन है तो यहां से आप बोल सकते हो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 60। तो बच्चों एक चीज फिक्स हो गई कि सर रेक्टेंगल जो हमें बनाना है उसमें हमारे पास एक कंस्ट्रेंट हो गया। कंस्ट्रेंट मतलब हम बाउंडेड हो गए कि जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना आएगा, 60। आप अगर लेंथ मान लीजिए 50 ले रहे हो तो आपकी मजबूरी है, आपको ब्रेड्थ कितनी लेनी पड़ेगी, 10। अगर आप ये 40 ले रहे हो तो कितना लेना पड़ेगा, 20। ये 30 ले रहे हो तो कितना लेना पड़ेगा, 30। अब आप ऐसा कॉम्बिनेशन चाहते हो 60 10, सॉरी 50 10, 40 20, 30 30, मनमान पॉसिबिलिटीज हैं, ये तो अपन अभी राउंड फिगर्स में चल रहे हैं, अपन 25 ऐसे भी जा सकते हैं। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन चाहते हैं जिससे एरिया क्या है, बोलिए, मैक्सिमम। तो बेटा आप ऐसे बताओ मुझे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या एक्स वाई आ गया क्या, यस। अब दिक्कत ये, एरिया एक्स वाई आ गया, एक्स भी वेरिएबल और वाई भी वेरिएबल। भाई एक्स भी वेरिएबल और वाई भी वेरिएबल, अभी दो अननोन हो गए, एक्स भी अननोन और वाई भी अननोन। मैं क्या चाहता हूं, जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x होता था और हम y को मैक्सिमाइज करते थे, तो y सिर्फ किस पे डिपेंड करता था, x पे।
अभी हम y की जगह एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। अभी लेकिन सर दिक्कत ये हो रही है कि एरिया x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी, इसको किसी एक का फंक्शन बनाओ, हमें एक पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। तो कर सकते हैं ना अपन, x प्लस वाई 60, तो y को क्या लिख सकते हैं 60 माइनस एक्स। तो सर एक काम हो सकता है, हम y की जगह लिख सकते हैं 60 माइनस एक्स, तो मेरा एरिया का फंक्शन आ गया 60x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप बुद्धि लगाए ना, तो अभी तक आप y एज ए फंक्शन ऑफ x करते आए हैं और आप y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते थे। चेंज इतना सा हुआ, अब y एज ए फंक्शन ऑफ x की जगह एरिया एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो गया x, मतलब सिंपल y की जगह पिक्चर में कौन आ गया है, एरिया। y का रोल कौन प्ले कर रहा है बोलिए, एरिया। जो y का रोल होता था, आप y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते थे, y का रोल कौन प्ले कर रहा है, एरिया। तो बच्चों वहां पे आप स्टेप्स याद करो, क्या करते थे, सबसे पहली स्टेप क्या निकालते थे, dy बाई डी एक्स जीरो। उस x पर या तो y मैक्सिमम या तो मिनिमम, यहाँ dy बाई डी एक्स की डी बाई डी एक्स, डी बाई डी, उस x पर या तो a मैक्सिमम या तो मिनिमम। फिर डी बाई डी एक्स क्या करोगे, सॉरी डी बाई डी एक्स जीरो तो कर दिया अच्छा अपन ने। फिर डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिम। अभी तो क्या अपन पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपने को समय के साथ समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम एरिया, मतलब श्योरली यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो मिनिमा की मैक्सिमा की मैक्सिमा, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन दिया है अगर वो सही है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा की मैक्सिमा मैक्सिम। यहाँ मैक्सिमा की कंडीशन अपने आप बनेगी। तो अभी तो क्या है ना, आप डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करोगे, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखना, आप इससे इतने फेमिलियर हो जाओगे, आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा सर आपने मैक्सिमम पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन में मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करता होगा। आप डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करोगे भी नहीं, आप बिना चेक करे बोल दोगे कि उस पर मैक्सिमा ही होगा। तो आइए एक बार अपन करते हैं। तो बच्चों y की जगह बस पिक्चर में कौन आ चुका है मुझे बताएंगे जल्दी से आप, a। आइए पहली स्टेप, डी ए बाई डी एक्स। बच्चों बताओ आप लोग क्या बनेगा, डी ए बाई डी एक्स बोलिए, 60 माइनस टू एक्स, ये डी ए बाई डी एक्स हुआ। अब क्या करते थे अपन, डी वाई बाई डी एक्स जीरो, तो सर यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स जीरो। करो बच्चों डी ए बाई डी एक्स जीरो करो, क्या एक्स 30 आ गया, यस। जैसे ही एक्स 30 आया क्या समझे इससे, एक्स बराबर 30 पर या तो ए, बोलो पढ़ाया आप लोगों ने, एक्स बराबर 30 पर ए या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। कौन मैक्सिमम मिनिमम, वाई की ए वाई का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए। अब कैसे श्योर हो कि सर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, डबल डिफरेंशिएट। पूरे क्वेश्चन में बस y की जगह a आ गया, डबल डिफरेंशिएट करना बच्चों, बोलो कितना आएगा, -2। -2 जैसे ही पता लगा नेगेटिव है, मैं समझ गया x बराबर 30 पे बोलो क्या होएगा, मैक्सिमा। एट x बराबर 30 a इज मैक्सिमम, y इज मैक्सिमम कि a इज मैक्सिमम, a, क्योंकि यहाँ फंक्शन y एज ए फंक्शन ऑफ x है कि एरिया एज ए फंक्शन ऑफ x है, एरिया एज ए। तो जब x 30 होगा बच्चों, तो एरिया क्या होएगा, मैक्सिमम। अब x 30, तो बच्चों y भी कितना हो गया, 60 माइनस 30 30, भाई y इज 60 माइनस एक्स, दैट इज 60 माइनस 30 30, x 30 तो y भी 30, और y 30 तो बोलो एरिया कितना आ गया, 900 मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। कंफ्यूज मत होना, सर ये तो स्क्वायर हो गया, बेटा स्क्वायर इज आल्सो अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल व्हेन लेंथ बिकम्स इक्वल्स टू ब्रेड्थ। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाए, तो आपके रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम, जो कि किसके बराबर होगा बच्चों बोलिए, 900। क्या आपकी बुद्धि में गया। तो अभी तक जो क्वेश्चन करे थे ना, मैं आपको फंक्शन बना के देता था, इस क्वेश्चन में मैंने बना के दिया कि आपने खुद को बनाना पड़ा, खुद को बनाना पड़ा। चेंज इतना सा है, y एज ए फंक्शन ऑफ x की जगह a एज ए फंक्शन ऑफ x है, आप किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो, a की। तो मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी तो क्या है, अपन ने ये वाली स्टेप चेक करी, कुछ समय के बाद अपने आप होगा ये, मतलब आप देखना मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ समय के बाद होगा क्या, आप बोलोगे कि क्वेश्चन बनाने वाले ने अगर सही क्वेश्चन दिया है, उसने मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो पक्की बात है यहाँ कंडीशन किसकी बनेगी, मिनिमा की मैक्सिमा की मैक्सिम। तो ये हमेशा ही अगर मैक्सिमा पूछा है तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप इस स्टेप को स्किप करना चालू कर दोगे कुछ समय में। आप बोलोगे सर अगर आपने आप पूछा ही हमसे मैक्सिमा है, तो पक्की बात है मैक्सिमा की कंडीशन अपने आप ही आ रही होगी। तो x बराबर 30 पे आप मान लोगे आप अपने आप की मैक्सिमा ही होगा, आप इस स्टेप को स्किप करना चालू कर दोगे कुछ समय के बाद, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो आप, और अगर किसी क्वेश्चन में मिनिमा पूछा होगा, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन विल टेक केयर, मतलब उस क्वेश्चन अपने आप उस चीज को बैलेंस करेगा अगर वो क्वेश्चन सही है तो। बात समझ में आई आपको। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर, हाँ बेटा, किसी में भी रख, सब में आंसर आएगा,
किस में रखना है बता, मैं रखता हूं इसमें। नहीं आएगा आंसर। 60 × 30, 1800। 1800 माइनस 30 का स्क्वायर 900। 1800 माइनस 900, 900। जादू। हाँ बेटा। y इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 4/3 कॉस 3x। y इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 4/3 कॉस 3x। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। y बराबर साइन 3x प्लस 4/3 कॉस 3x। अब अगर मान ले इस क्वेश्चन में मैं तुझसे y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछूं, तो इसमें डेफिनेटली जो आपने मेथड सीखा है ये तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर आप ये मेथड लगा रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों सर, क्यों टाइम वेस्ट? इसके लिए डेफिनेटली मेथड काम करेगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या करो, जीरो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली दिस विल वर्क। बट इस क्वेश्चन के लिए अगर आप ये मेथड लगा रहे हो, मतलब आप क्लास में अलर्ट नहीं हो। क्यों? सर इसको देखते ही मुझे फील आती है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के लिए भी इतना लंबा मेथड लगाया तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही क्या? क्या अपन ने एक फंक्शन पढ़ा था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। और उसकी नींदों में मुझे तो वैल्यू याद रहती है। मिनिमम वैल्यू क्या थी? माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमेशा अपने को यही लगाना है। भाई देखो, अपन जब नीट में जाएंगे तो अपने से मेथड कोई नहीं पूछ रहा हो, ये नहीं बोलेगा कि सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली। भाई अपने को आंसर फास्ट निकालना है। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा फंक्शन देखते हथौड़ा पड़ना चाहिए दिमाग में कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, आपसे अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, क्या आंसर आ चुका है क्या आपका? ए कितना, जल्दी बोल बेटा, 1। बी कितना, 4/3। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर। अब हाँ, जो नहीं 5 तो नहीं आएगा। 5/3 आ सकता है, कह रहा हूँ 5 तो नहीं आ सकता। हाँ। अब बच्चों इसमें भी गलती कराने का स्कोप क्या है? मैं आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा ही नहीं। अब देखो मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, लिखो आप। इसमें गलती का स्कोप बताता हूँ। जैसे आपने सीख लिया, लेकिन अब आप जैसे ओवर एक्साइटेड होके, मैं चाहता तो आपकी ये 21 तारीख को ये गलती करा सकता था, जैसे ये मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं ऐसा का ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता और आप ओवर एक्साइटमेंट में आंसर गलत लगाते। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं, आप लिखो क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x. Find the maximum value of rate of change of y with respect to x। चाहो तो लिख दो ब्रैकेट में स्लोप। अब बच्चों मैंने किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है आपसे? y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है मैंने आपसे, या dy बाई dx की मैक्सिमम वैल्यू? अब अगर तुम इसके लिए लगा दोगे तो इससे तो किसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी? y। मैंने y की पूछी नहीं। अगर y की पूछी होती तो आपका आंसर होता अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर। मैंने पूछा ही नहीं आपसे। मैंने तो पूछा dy बाई dx की क्या, बता बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहला काम तुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या निकालना चाहिए तुम्हें? dy बाई dx करो, फाइंड आउट करो। चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। डी वाई बाय डी एक्स साइन 3x। 3x को क्या मानो? कैपिटल एक्स। साइन कैपिटल एक्स इज कॉस कैपिटल एक्स। ब्रैकेट के अंदर जाओ, जल्दी बताओ बच्चों, 3x का डेरिवेटिव क्या होएगा? 3। क्या होएगा? 3। तो बताओगे क्या आंसर आएगा? 3 cos 3x। साइन 3x कॉस 3x, ब्रैकेट के अंदर गए 3x का 3। 4/3 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। cos 3x, cos कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन कैपिटल एक्स। ब्रैकेट के अंदर जा, 3x का डेरिवेटिव 3। तो -4/3 इंटू 3। क्या 3 3 कट जाएगा? यस। तो -4 cos 3x। आप चेक कर लीजिए भाई, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। आप देख लो आपका ये आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ तो गलत आ रहा है मेरा। सर आपके हिसाब से बिल्कुल गलत आ रहा है। तो 3 cos 3x -4 sin 3x, ये आपका आएगा निकल के। भाई cos कैपिटल एक्स इज माइनस साइन कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स के अंदर गए, 3x का डेरिवेटिव हो गया 3, 3 3 कट गया, तो -4 sin 3x, ये आपका निकल के आया। अब आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो इसके लिए निकालते। क्या इसकी मैक्सिमम पूछी कि डीवाई बाई डीएक्स की? डीवाई। अब फिर से, अब आप समझो इस चीज को, फिर से इस क्वेश्चन के अंदर अपन डायरेक्टली ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से एक लाइन में क्या निकाल सकते हैं? आंसर। भाई एक तरह से ऐसे मान, अगर अभी जो पढ़ाया उससे करना होता तो थोड़ी देर के लिए इसको कुछ नाम दे दो, मान लो कैपिटल वाई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कैपिटल वाई। तो मुझे कैपिटल वाई की क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू। तो जो अभी अपन ने कंसेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग करें, तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल वाई किसका फंक्शन है? एक्स का। सर मैक्सिमम मिनिमा रूल क्या कहता है? डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स को क्या करूं? जीरो। उस एक्स पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। डी स्क्वायर कैपिटल वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमम। क्या ये लगाना चाहिए कि एक लाइन में करना चाहिए? एक लाइन। एक लाइन में कैसे बेटा? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्या ए 4 हो गया? यस। बी कितना हो गया? 3। क्या आंसर आ गया? बोलिए 5। तो सर इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स की अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कोई टाइम पास नहीं, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 5। तो ए साइन थीटा प्लस बी, ये मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन यहां लिया है, ये सिर्फ इसलिए मैंने यहां लिया है कि ये बताने के लिए कि भाई आप कोई चीज पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज पढ़ रहे हो अगर वो लंबी है तो भी अपन वही लगाएंगे। भाई इसी को अगर अपन इस तरीके से करें तो क्या लगता है आंसर एक लाइन में आएगा कि थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इससे अपना आंसर क्या आ रहा है? एक लाइन में आ रहा है। चल, अब अपन कर क्या रहे हैं, मैं टेस्ट अभी की बजाय मैंने बाकी बैचेस में भी यही फॉर्मेट फॉलो करा है, आप में भी वही कर रहा हूं। मैं कैलकुलस का एक साथ टेस्ट लूंगा पूरे। मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं, देन डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन कैलकुलस का पूरा एक साथ नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट लूंगा। तो इसके बाद आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। और अब ध्यान से बातों को सुनते चलेंगे और लिखते चलेंगे। बेटा डिफरेंशिएशन में कर क्या रहे थे अपन? डिफरेंशिएशन में अगर आप ध्यान से देखें तो आप चीजों को तोड़ रहे थे। इंटीग्रेशन क्या, आप अंदर चीजों को क्या करोगे? जोड़ोगे। डिफरेंशिएशन में तोड़ रहे थे। सर क्या मतलब तोड़ने का? बेटा तोड़ने का मतलब ये, जैसे याद कर जब आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करी थी तो एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन थी कि इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल। मतलब आप टाइम इंटरवल को छोटा करते गए, तोड़ा 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 और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, छोटा करते करते उस टाइम इंटरवल को क्या अपन ने डीटी बना लिया था? क्या? यस। बहुत छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल कर लिया था। तो हम तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, टाइम इंटरवल छोटा होता गया होता गया होता गया होता गया और इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया। और उस इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में जो कार ने डिस्टेंस कवर करा था वो बहुत बड़ा कि वो भी बहुत छोटा, वो भी बहुत छोटा। और वो dx by dt दैट इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस बाय दैट इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल dt, क्या उसी को आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला था? क्या? यस। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। इसके अंदर चीजों को तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ें। यहाँ पे अपन बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जोड़ते चलेंगे जोड़ते चलेंगे, जब बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स अपने को जोड़ने होते हैं। मैं कह रहा हूं मान लो बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेज हैं, बहुत सारे फोर्सेज, लाखों फोर्सेज हैं। अब लाखों फोर्सेज ऐड करने हैं, तो सर अगर लाखों फोर्सेज को एक एक करके ऐड करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल चाहिए जो इन लाखों फोर्सेस को बहुत फास्ट हमें ऐड करके दे दे। तो वो बेसिकली काम करके कौन देगा हमें? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स को हमें जोड़ के देता है। अब वो छोटे छोटे इफेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आप फोर्स का समेशन कर रहे हो, आप फोर्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो बहुत सारे छोटे छोटे फोर्स हमें इंटीग्रेशन ऐड करके दे रहा है। अगर आप बहुत सारी छोटी छोटी लेंथ ऐड कर रहे हो तो इंटीग्रेशन हमें बहुत सारी छोटी छोटी लेंथ का समेशन करके दे रहा है। तो समझते हैं, थोड़ा देखने का एग्जांपल से आपको फील कराने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान से देखें, मैथमेटिक्स में जाएंगे अभी, लेकिन पहले थोड़ा सा समझे उसको अपन। बेटा मान ले ये कोई m मास का पार्टिकल है और यहां मान लो 3 पार्टिकल है, m1 m2 और m3। बच्चों बताओ, सबने ग्रेविटेशनल थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, क्या m1 वाला पार्टिकल इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? यस, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो बेटा m1 वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, लेट सपोज दिस फोर्स इज f1। क्या m2 वाला पार्टिकल को भी इसको अपनी तरफ खींचेगा? यस, लेट सपोज दिस फोर्स इज f। m3 वाला पार्टिकल भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, लेट सपोज दिस फोर्स इज f3। तो तीनों पार्टिकल्स इसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो बच्चों अगर मैं आपसे नेट फोर्स पूछता, नेट फोर्स
ऑन कैपिटल एम। क्या इन सभी फोर्सेस का ऐड कर देते क्या आप? यस। तो आप बोलते हो उसको समेशन एफ। इस सिंबल का आई थिंक सब जो हर एक बच्चा मतलब जानता होगा, क्या बोलते हैं सिंबल को? समेशन। आप बोलते हैं समेशन एफ। समेशन एफ का मतलब बच्चों तीनों फोर्सेस क्या हो गए, बोलिए? तीनों फोर्सेस क्या हो गए? अब समझिए इस बार सेकंड सिचुएशन समझिए। ये एक सिचुएशन है सर, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। तीनों फोर्सेस को आपने समेशन कर दिया, ऐड कर दिया। अब अगली सिचुएशन के अंदर मान लीजिए कोई बॉडी है। अब बेटा अभी तक तो क्या थे, तीन अलग अलग पार्टिकल्स थे, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा। अब ये बॉडी, क्या ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी क्या? यस। इस बॉडी के अंदर तो लाखों पार्टिकल्स होंगे, करोड़ों पार्टिकल्स होंगे। ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट, इस ये डस्टर जो है, इसमें पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो सर ये तो बहुत सारे पॉइंट मासेस से, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। तो इस डस्टर के अंदर तो मतलब लाखों करोड़ों एक तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और यहाँ पे बेटा लेट सपोज वही तूने एक एम मास का पार्टिकल रख दिया। अब इस पर तुझे क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। अब तो सर चक्कर पड़ गया, नेट फोर्स निकालना है तो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, सारे छोटे छोटे जो मासेस हैं, क्या इस पर फोर्स लगाएंगे क्या? यस। अब ये फोर्स बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। ये कितने सारे पार्टिकल, लाखों पार्टिकल्स होंगे इस बॉडी के अंदर। तो उन लाखों पार्टिकल्स के फोर्स को अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 करते रहे तो बेटा उम्र ही निकल जाएगी। तो भाई हम इन फोर्सेस को हमें ऐड करना है, तो अब ध्यान से समझिएगा कैसे इनको ऐड करेंगे। तो बेटा मान ले कोई भी एक पार्टिकल, लेट सपोज कोई भी ये एक पार्टिकल है, किसी भी एक पार्टिकल पे फोकस करते हैं। अच्छा ये जो कोई भी एक पार्टिकल है, अगर पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम मान रहा हूं, इस पूरी बॉडी का मास क्या मान रहा हूं मैं? कैपिटल एम। तो ये जो एक पार्टिकल का मास होगा, इसको कैपिटल एम बोलना चाहिए कि डी कैपिटल एम बोलना चाहिए? डी कैप, क्योंकि पूरी बॉडी का मास ही क्या माना आपने? एम। तो इसमें इतने छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास बहुत छोटा छोटा सा होगा। तो उसको एम बोलूं कि डीएम बोलूं? डीएम। तो टेक्निकली सर डीएम ज्यादा करेक्ट लग रहा है हमें, तो डीएम बोल देते हैं। डीएम मतलब मास बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। ये मैंने बॉडी का मास लिखा है कि पार्टिकल का लिखा है? पार्टिकल। अच्छा इस पार्टिकल के द्वारा क्या इस एम पर फोर्स लगाया जाएगा क्या? यस। क्या ये डीएम मास का पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा? यस। क्या लगता है फोर्स बहुत बड़ा कि ये फोर्स भी बहुत छोटा? फोर्स भी बहुत छोटा, क्योंकि इसका खुद का मास क्या है? बहुत छोटा। जी M1 M2/R², M2 बहुत छोटा, तो ये फोर्स भी क्या आएगा? बहुत छोटा। तो इस फोर्स को एफ बोलूं कि डीएफ बोलूं? डीएफ। इस फोर्स को क्या नाम दे दूं बच्चों, बोलो? डीएफ। मैंने डीएफ क्यों बोला बताओगे क्या आप लोग? ये फोर्स बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? अच्छा ये डीएफ पूरी बॉडी का फोर्स आ गया क्या, या बॉडी का एक पार्टिकल का फोर्स आया है? क्या ऐसे लाखों पार्टिकल्स हैं? यस। उन सभी का हमें क्या करना है? समेशन। उन सभी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उनका हमें क्या करना है? समेशन। तो जब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस को आपको जोड़ना है, यहाँ पे फोर्सेस है कुछ भी हो सकता है, जो भी बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स को आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो बेटा समेशन साइन रिप्लेस हो जाता है इंटीग्रेशन साइन से। कैसे रिप्लेस हो जाता है? इंटीग्रेशन। इस तरह का सिंबल होता है, स्नेक टाइप सिंबल होता है। तो दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डीएफ। इंटीग्रेशन डीएफ का मतलब सर, ये जो डीएफ है तो एक जो है एक पार्टिकल के द्वारा फोर्स है, इंटीग्रेट कर दिया मतलब ऐसे जितने भी छोटे छोटे फोर्सेस थे सबका क्या हो गया? एडिशन हो गया। इंटीग्रेशन हमें बहुत फास्ट इन सबका एडिशन करके डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे देगा। तो इंटीग्रेशन इज अ मैथमेटिकल टूल। जब आपको बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को जोड़ना होगा तो ये डायरेक्टली आपको बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को जोड़ के रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देगा। तो शायद आपको खुद को फील भी आ रही होगी कब समेशन यूज करना है, कब इंटीग्रेशन। समेशन कब यूज करोगे? जब कितने फोर्सेस होंगे? थोड़े कम, दो तीन चार। जब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस होंगे जिसको आप प्रैक्टिकली ऐड करना इम्पॉसिबल है, तब आप समेशन यूज करोगे कि इंटीग्रेशन? क्या इंटीग्रेशन करके हमको समेशन ही दे रहा है क्या? यस। क्या लेकिन वो बहुत फास्ट कैलकुलेट करके दे देगा क्या? यस। तो बेटा इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन डीएफ। जैसे ही आपने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया मतलब आपने इन सभी फोर्सेस का क्या कर लिया? एडिशन कर लिया, समेशन कर लिया। ये जो स्नेक बनाया मैंने, किसका सिंबल है बताओगे मुझे? दिस इज सिंबल फॉर इंटीग्रेशन या सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डीएफ। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। एक तरफ मैंने क्या लिखा? समेशन एफ। और जब मुझे कंटिन्यूअस यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली पार्टिकल ही पार्टिकल है, इस रीजन में पूरे कंटिन्यूअसली पार्टिकल ही पार्टिकल, पार्टिकल ही पार्टिकल, सब फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस को जोड़ना है। तो सर मैंने एक का फोर्स लिख दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने का मतलब ऐसे जितने छोटे छोटे फोर्सेस हो सबका क्या कर दिया? समेशन। इंटीग्रेशन ने डायरेक्टली हमें सबका क्या करके दे दिया? समेशन। अब यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे फोर्स ऐड करें तो क्या लिखा? बोल डीएफ। अगर बहुत सारी छोटी छोटी लेंथ ऐड करनी होती है तो क्या लिखता है? डीएफ की डीएल? डीएल। इंटीग्रेशन डीएल।
इंटीग्रेशन डीएल मतलब मैं बहुत सारी छोटी छोटी क्या जोड़ रहा हूँ, लेंथ। अगर बहुत सारे छोटे छोटे एरिया जोड़ने होते तो क्या लिखता है, इंटीग्रेशन डीए। इंटीग्रेशन डीए। बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंटम ऐड कर रहा होता, इंटीग्रेशन डीपी। वो तो डिपेंड करता है किस चीज को आप, बहुत सारे छोटे छोटे किस चीज को आप जोड़ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप सिंबल ले लोगे। क्या आपकी बुद्धि में जा रहा है? कॉपी करें आप। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हम कोई किताबी लैंग्वेज लिखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हमें बस इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। कि हमसे कोई पूछे कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, तो बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स को जोड़ना, बस ये मतलब है सर। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब हमें पता था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सबसे बढ़िया एग्जांपल फील करने का, जब भी कभी भूल जाओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि छोटे से टाइम इंटरवल में जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करा, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। तो आप जल्दी से इसको बनाइए बच्चों। इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स को हमें जोड़ के दे देता है। जब कभी छोटे छोटे इफेक्ट्स को आपको जोड़ना हो, बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स को, कंटिन्यूअस छोटे छोटे इफेक्ट्स को, कंटिन्यूअस, यहाँ पे फोर्सेस कंटिन्यूअस है, यहां से लेकर यहां तक लगातार फोर्स ही फोर्स हैं। तो जब आपको बहुत सारे कंटिन्यूअस चीजों को जोड़ना हो, छोटी छोटी, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। कर रहा वो एडिशन ही है, लेकिन जो नॉर्मल एडिशन आप करते थे उसमें बहुत टाइम लेता है, वो इंटीग्रेशन करने से आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। वो चीजों को फास्ट ऐड करके आपको दे देगा। तो बच्चों डिफरेंशिएशन में तोड़ा, इंटीग्रेशन में जोड़ा। तो मैथमेटिकली अगर बात करें तो क्या बोल सकता हूं, क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस हो गई क्या? यस, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो गई। वहां तोड़ रहे हो, यहां जोड़ रहे हो। तो आप ये हो जाए तो मैं लिखाऊं फिर एक लाइन। बोलो भैया। मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकली आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि वहां तोड़ा यहां जोड़ा। हाँ बच्चों, अब थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। ये हो गया क्या सबका? अब थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको फील करते हैं, समझिएगा ध्यान से। बेटा मान लीजिए कोई फंक्शन है g(x+c), कोई फंक्शन है g(x+c), मतलब एक तरह से y मानो आप, जो आपका y होता था, y की वैल्यू है g(x+c). y किसके बराबर है बोलिए, g(x+c). और मैं dy/dx कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, dy/dx। तो dy/dx, y बच्चों किसके बराबर है बोलिए, g(x+c). तो जब मैं dy/dx कर रहा हूं, जहां पे y है मेरा g(x+c), तो डिफरेंशिएट करने पे बच्चों आ रहा है fx। लेट सपोज क्या आ रहा है, fx। तो मैंने लिखा इफ d/dx ऑफ g(x+c), कोई फंक्शन g(x+c) था, उसको जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो उसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आ रहा है बोलिए, fx। तो मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने इसको डिफरेंशिएट करा तो क्या आया बोलिए, fx। आप fx को वापस से क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट, तो वापस से क्या आ जाएगा बोलिए, g(x+c).
इसको तोड़ा, डिफरेंशिएट करा, तोड़ा तो कौन आया बोलिए, एफ एक्स। अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूं, एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूं तो वापस से क्या आ जाएगा बोलिए, जी एक्स प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट करने पे आया एफ एक्स, एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पे वापस से क्या आ जाएगा, जी एक्स प्लस सी। तो मैथमेटिकली इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करने पे आया एफ एक्स, तो एफ एक्स को वापस से इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, जी एक्स प्लस सी। इसको बेटा लिखते ऐसे हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। हमेशा जब भी कभी इंटीग्रेट करोगे ना, तो जैसे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या था, y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x। ऐसे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे dx का मतलब हम इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आप कोई फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन x की पावर 2, ई की पावर एक्स, कुछ भी होगा तो हमेशा आगे क्या लगाना है बोलिए, dx। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x। जैसे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मतलब y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स मतलब फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट। तो बेटा डिफरेंशिएट करने पे आया एफ एक्स, तो अगर मैं एफ एक्स को वापस से इंटीग्रेट कर दूं तो बोलो क्या आ जाएगा, जी एक्स प्लस सी, जी एक्स प्लस सी। अब इस सी के बारे में अपन और नेक्स्ट क्लास या उससे अगली क्लास में बात भी करेंगे बहुत डिटेल में। आप समझिए ध्यान से, अभी भी समझ सकते हैं, अभी भी फील कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझिए, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, चलो मैं आपके सामने। लेट सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अपन पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अपना फंक्शन है साइन एक्स प्लस सी, ये सी कुछ भी हो सकता है, सी इज अ कांस्टेंट, 2 3 4 5 10, तुम्हारा जो मन करे ले लो आप। तो भाई हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन एक्स प्लस सी। बच्चों आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, बताइए मुझे, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, क्या आंसर कॉस एक्स आएगा, यस। तो मैं यही बोल रहा हूं आपको, मैं समझाना यही चाह रहा हूं कि अगर बेटा तूने साइन एक्स को डिफरेंशिएट करा तो बोल क्या आया, कॉस एक्स। तो अगर तू कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर देगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। इंटीग्रेशन cos x dx, cos x अकेला लिखेंगे कि dx लिखेंगे, dx। dx मतलब cos x को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। बताओगे बच्चों क्या आ जाएगा, sin x प्लस सी। क्या आ जाएगा, sin x प्लस सी। अब देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, सी का क्या मतलब है समझिएगा बेटा। मान ले एक बच्चा है, इस बच्चे ने बोला सर मैंने फंक्शन लिया sin x प्लस 4। इस बच्चे ने बोला कि सर मैं तो फंक्शन लूंगा sin x प्लस 5। इस बच्चे ने बोला मैं फंक्शन लूंगा sin x प्लस 6। तो एक ने कांस्टेंट 4 लिया, एक ने कांस्टेंट 5 लिया, एक ने कांस्टेंट 6 लिया। अच्छा, तीनों बच्चों ने कांस्टेंट कुछ भी लिया, जब तीनों ही डिफरेंशिएट करेंगे तो तीनों का आंसर क्या आएगा बच्चों, बोलो cos x, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या होता है, जीरो। लेकिन इस बच्चे ने कांस्टेंट 4 माना था, तो जब ये cos x को वापस से इंटीग्रेट करेगा तो ये बच्चा आंसर क्या बोलेगा, sin x प्लस 4, क्योंकि इसका ओरिजिनल फंक्शन कौन था, sin x प्लस 4। ये बच्चा जब इंटीग्रेट करेगा cos x को तो ये आंसर क्या बोलेगा, sin x प्लस 5। और ये बच्चा जब इंटीग्रेट करेगा तो आंसर क्या बोलेगा, sin x प्लस 6। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या। तो बेटा आप दिमाग में रखें, अभी जो आप सीख रहे हो बेसिकली इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन है ये, इनडेफिनेट। ये जो स्नेक टाइप सिंबल है ना, इस पे अभी लिमिट्स नहीं आ रही, आगे चल के ऐसे लिमिट्स आएंगे ए और बी, तब मैं सी आपको ज्यादा अच्छा और समझा पाऊंगा। अभी आप ऐसा समझो, जब भी इस स्नेक के ऊपर कोई लिमिट्स नहीं आ रही, इनको लिमिट्स बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर। जब तक लिमिट नहीं आ रही इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। और अभी के लिए आप दिमाग में रखें, जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, हमेशा हमें आगे क्या लगाना है बोलिए, सी। इस सी को बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप यहां पे लिख भी दीजिए, दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वैसे तो मैंने आपको सी को थोड़ा सा फील कराने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी आप दिमाग में ऐसा रखें कि सर जब जब स्नेक के ऊपर कोई लिमिट्स नहीं होंगी, हमेशा हमें इंटीग्रेट करके क्या लगाना है, एक सी लगाना है, एंड दैट सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चों ईमानदारी से बस यही है, अगर ये आपने दिमाग में अपने बिठा लिया तो बस मानो हमें, क्योंकि सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें किसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर बुद्धि चलती है तो सारे फॉर्मूले अपने आप आ गए। कैसे बच्चे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, बोल कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस सी, सी तो हमेशा लगा देंगे अपन, याद रखेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, बोल कॉस एक्स। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। नहीं आया समझ में, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स। सब चीजें चलती चलेंगे एज इट इज, सेम टू सेम। क्या बात समझ में आ रही है।
तो आप इस चीज को दिमाग में सेट करें। अगर कोई फंक्शन जी एक्स प्लस सी था, उसको डिफरेंशिएट करने पे आया साइन एक्स, तो सॉरी साइन एक्स नहीं एफ एक्स, तो अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बोलिए, जी एक्स प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट करने पे ही आया तो इसको वापस से इंटीग्रेट कर दो तो वो आ जाएगा, तोड़ने पे आया ये, उसको वापस से जोड़ दो, आ जाएगा जी एक्स प्लस सी। क्या बुद्धि में जा रहा है? अब बच्चों यहाँ पे काम और ज्यादा आसान है, आपको कंपैरेटिवली बहुत आसान लगेगा ये। बेटा वहां आपने प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी तो मनमान प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोशेंट रूल, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ चीजें बड़ी सिंपल हैं। यहाँ सिंपली तीन रूल्स हैं, शुरू के दो तो बहुत ही सिंपल है, तीसरा रूल थोड़ी बुद्धि लगती है। बस तीन रूल्स हैं, तीसरे के अलावा कोई रूल नहीं, बस उनसे ही अपन चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ हाँ, मतलब आपने सी लगा दिया तो भाई आपने बोला सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया आर्बिट्री, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हम कहां तक का डोमेन ले रहे हैं। भाई इनडेफिनेट के अंदर क्या हुआ ना, आगे अपन पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा इसके इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। अब जब आपने डिफाइन ही नहीं करा, लिमिट्स ही पुट नहीं करी, तो सी लगा के अपन ने बोल दिया कि भाई आप जहां से जहां तक भी ले रहे हो सी उसको क्या कर लेगा, बैलेंस आउट कर लेगा। भाई कोई बच्चा तो कह रहा है सर मैं यहां से यहां तक का एरिया ले रहा हूँ, कोई कह रहा है सर मैं तो यहां से वहां तक का एरिया ले रहा हूँ, तो उसके लिए सी छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, तो ये उस चीज को बैलेंस आउट कर लेगा। तो मैं जब डेफिनेट बताऊंगा आपको, जब इसका मतलब बताऊंगा, अभी मैंने आपको सिर्फ फिजिकल मतलब बताया, डिफरेंशिएशन के दोनों मतलब साथ साथ बताए थे, लेकिन यहां मैंने अभी इसका ज्योमेट्रिकल मतलब बताया ही नहीं। आगे बताऊंगा अगली क्लास में। ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया। अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया। तो आपको तब अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी आप बस दिमाग में रखो, आपको हमेशा क्या लगाना है, सी लगाना है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब अभी घबराना बिल्कुल है ही नहीं। अभी आप बच्चों जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो ना, मतलब ये मानो कम से कम 10 से 20 बार ऑटोमेटिकली रिपीट होएगा। अभी मेरी जो आपसे मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिंपली ये है कि जो बेसिक बेसिक से फॉर्मुलेज होते हैं ना, ये दिमाग में आपके सेट हो जाए। बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो फील आएगी ना आपको, जब अपन कोई टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के अंदर जब अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे अपन आगे चल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन के अंदर, तो वहां अपन पहले एक छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब आपको इंटीग्रेशन का रियल मीनिंग समझ में आएगा। तब मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर मान ले मैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो मुझे बस आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी रहेगी कि हाँ सर आप इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बोल रहे हो, तो हम समझ जाएंगे एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, अभी आएगा फॉर्मूला। तो मैं अभी चाहता हूं बस आप केवल वो जो फॉर्मुलेज हैं जब मैं आगे आपको पढ़ाऊं, तो आपको ये नहीं लगे कि सर ये कहाँ से लिखे जा रहे हो आप, बस वो मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी फील इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन की जब आप उसको रियल टाइम में अप्लाई करोगे तभी आएगी। अभी तो आप उसकी बस केवल मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जो है नॉलेज गेन कर रहे हो। चलो लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। लिखें फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं मैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। मतलब बेटा एक्चुअल में कर क्या रहे हो आप, कोई भी दो फंक्शंस का आपने सम कर लिया, डिफरेंस कर लिया, और उन दोनों फंक्शंस को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, बोलिए एक्स के रिस्पेक्ट में। या आगे डीएक्स लिखने का मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, एक्स। तो बेटा सिंपल पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि सर आप पहले फर्स्ट फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर लो, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, सेकंड फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर दो, मतलब दिस विल बिकम इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स प्लस माइनस, प्लस तो प्लस लगा देना, माइनस तो माइनस, इंटीग्रेशन जी एक्स डीएक्स। ये बिल्कुल वही डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी हो गई, अगर आपको याद आ रहा हो। आपने वहां भी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। एफ एक्स को अलग डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएट कर लिया, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, फिर जी एक्स को अलग डिफरेंशिएट कर लिया। बस ये ध्यान रखे, जब भी इंटीग्रेशन हो रहा है और यहाँ कुछ लिमिट्स मेंशन नहीं है, तो हमेशा क्या लगा देना है बच्चों, बोलिए सी। अब सर आप बोल सकते थे सर इसका भी सी आएगा, इसका भी सी आएगा, अरे हैं तो दोनों ही क्या, कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट जब ऐड होंगे तो अल्टीमेटली फिर से क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग C1 एंड C2, आप सिंपली एक सी भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सर इसका भी कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट। मान ले इसका कांस्टेंट 2, मान ले इसका कांस्टेंट कितना 3, 2 + 3 5, क्या विच इज अगेन अ कांस्टेंट, यस। तो एक सी भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, तो हम सिंपली एक सी लिख देंगे। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ए एफ एक्स डीएक्स। ए बोल दो, के बोल दो, मतलब मैं यहाँ पे ए को क्या लेके चल रहा हूँ बच्चों, कांस्टेंट। मैंने इस ए को कांस्टेंट माना है।
अब आपको शायद खुद को फील आ रही होगी, अगर किसी फंक्शन के साथ आपने किसी कांस्टेंट को प्रोडक्ट में ले लिया तो शायद अपने आप समझ में आ रहा होगा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से कहाँ निकाल दूं, बाहर। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे और जो भी आपका फंक्शन होगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। जो भी आपका फंक्शन होगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, तो दिस इज ए टाइम्स। अच्छा यहाँ पे मैंने सी गलत लगा दिया है। हाँ यहाँ पे मैंने जो है, सॉरी ध्यान दीजिएगा भाई, अभी अपन ने इसको सिर्फ केवल स्प्लिट करके लिखा है, इसको इंटीग्रेट करने पर जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या आएगा, सी आएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से सी लगा दिया था, तो ध्यान रखिए भाई। अभी तो आपने सिर्फ केवल ये बताया है कि एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। अब ये जो भी फंक्शन होगा, अपन पढ़ेंगे अभी फंक्शंस, तो जो भी फंक्शन होगा इंटीग्रेट करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसका एक सी आएगा, और ये जो भी फंक्शन होगा इंटीग्रेट करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसका एक सी आएगा। दोनों ही कांस्टेंट तो ऐड करके उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक नया कांस्टेंट। हाँ बच्चों, तो सेकंड रिजल्ट इज ए एफ एक्स डी एक्स। तो ए कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, सिंपली बन गया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। चलो भैया, अब थर्ड रिजल्ट इट रिक्वायर्स थोड़ी सी बुद्धि। अब ध्यान से देखें आप, थर्ड रिजल्ट देखें ध्यान से। तो थर्ड रिजल्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा। थर्ड रिजल्ट क्या कहता है, इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज जी एक्स प्लस सी। इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज जी एक्स प्लस सी। अपन ने देखा भी था, अगर एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बोलिए क्या आ रहा है, जी एक्स प्लस सी। देन अगर x को रिप्लेस कर दें बेटा अपन ए एक्स प्लस बी से, किससे रिप्लेस कर दें, ए एक्स प्लस बी, मतलब अब फंक्शन ऑफ x की जगह फंक्शन ऑफ क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी। अगर x रिप्लेस हो जाए ए एक्स प्लस बी से, तो क्या लगता है बच्चों, क्या थॉट आ रहा है आपके दिमाग में। आप अपने कॉमन सेंस से सोचो, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन था जी एक्स, तो अगर एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया, तो क्या लगता है आपको क्या हो जाएगा। कॉमन सेंस कहता है सर अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया तो कमाल करते हो सर, क्या बन जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। बेटा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी तो बनता है, लेकिन साथ में आता है वन अपॉन ए। वन अपॉन ए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सर ये वन अपॉन ए क्यों लगाया, अभी समझा देते हैं आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे एफ एक्स का इंटीग्रेशन बोलते हैं सर जी एक्स है। तो अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। गलत। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन नॉट ओनली जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, इट इज वन अपॉन ए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। एग्जाम्पल से फील कराता हूं आपको, देखिएगा बेटा, ध्यान से देखना। मान ले मैं तुझसे बोलता डी बाय डी एक्स ऑफ, डी बाय डी एक्स ऑफ, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x+3। अपन तो पहले क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट। तो साइन 2x+3 का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। आपने पढ़ा है, चेन रूल पढ़ा है, साइन ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको कैपिटल एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव बोलिए जल्दी से क्या होएगा, कॉस कैपिटल एक्स। फिर कैपिटल एक्स के अंदर 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 का 0। समझ में आ रहा है बच्चों। तो क्या आंसर आएगा बताओगे मुझे, 2 cos 2x+3। अरे बुद्धि में गया, साइन 2x+3 का cos 2x+3 ब्रैकेट के अंदर गए तो 2x का कितना हो गया, 2। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, तुमने साइन को डिफरेंशिएट करा तो ये 2 टाइम्स cos 2x+3 है। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं वापस से, इसको डिफरेंशिएट करने पे ही आया, अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या ये मिल जाएगा क्या, yes। मैं इसको इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ओनली cos 2x+3 को इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड हूं। मैं 2 टाइम्स cos 2x+3 को इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ओनली cos 2x+3 को इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड हूं। तो सर अगर आप ओनली cos 2x+3 को इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको इस 2 को कहां भेजना पड़ेगा, बोलिए LHS। और LHS में जाएगा तो ये 2 की 1/2, 1/, तो बच्चों इंटीग्रेशन, बुद्धि लगा के बताना मुझे, इंटीग्रेशन cos 2x+3 dx, इंटीग्रेशन cos 2x+3 dx क्या बनेगा, ओनली sin 2x+3 की 1/2 sin 2x+3। ये 1/2 कहां से है, समझ में आया क्या। ये 2 कहां जाएगा, इस साइड, और इस साइड आते ही 1/2 sin 2x+3 प्लस सी। यही बोला है मैंने कि अगर f ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाए, भाई f ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाए, cos ऑफ 2x+3 हो जाए, तो आंसर केवल sin ऑफ 2x+3 नहीं आएगा। अगर cos 2x+3 हो गया तो आंसर केवल sin ऑफ 2x+3 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, 1/2 sin 2x+3।
नहीं आया समझ में? अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स था तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी की वन अपॉन ए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, वन अपॉन ए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये वन अपॉन ए समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस, आपके सामने है, देखो ये एग्जांपल आपको फील कराना चाहिए कि सर साइन टू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव ये आया। अरे तो भाई इसको इंटीग्रेट करते तो कौन मिलता, साइन टू एक्स प्लस थ्री, लेकिन मुझे टू टाइम्स कॉस टू एक्स प्लस थ्री को इंटीग्रेट करना ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं ओनली कॉस टू एक्स प्लस थ्री को इंटीग्रेट करना। सर ओनली इसको करना चाहती हो तो इस टू को कहां भेज दो आप, एलएचएस, और जैसे ही एलएचएस में भेजोगे तो आप ही बताओ ये टू साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन बाय टू। तो मैं आपको फील ये कराना चाहता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को दिमाग में रखना यह है कि अगर एफ एक्स का जी एक्स, तो ये बहुत कॉमन सेंस के साथ बच्चा बोलता है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का सर क्या बन जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। लेकिन केवल जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बोलना सही है कि गलत है, गलत। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे, अगर एफ एक्स का जी एक्स तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का वन अपॉन ए जी ऑफ ए एक्स प्लस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने लायक पॉइंट, इट इज नॉट ओनली जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, इट इज वन अपॉन ए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। कॉपी कीजिए आप। सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, शुरू की दो में मेरे हिसाब से कोई बुद्धि लगी नहीं आपकी, सिर्फ तीसरा वाला पॉइंट ऐसा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपसे जितना मैंने पढ़ा है, कोई मैं आपसे बोलूं उसको समराइज करो, ठीक है? तो क्या समरी निकली इसकी? आपसे कोई पूछे कि भाई क्या समझते हो आप इंटीग्रेशन से, तो क्या समझते हो इंटीग्रेशन से? बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स को जोड़ना। अब वो छोटे छोटे इफेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, डिमांड क्या है। अगर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस को ऐड करना है तो इंटीग्रेशन डीएफ, बहुत सारी छोटी छोटी लेंथ्स को ऐड करना है तो इंटीग्रेशन डीएल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्या बात समझ में आती है? तो इनफाइनाइट छोटे छोटे इफेक्ट्स को जोड़ना, बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स को जोड़ना इज इंटीग्रेशन। उसके बाद मैथमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस चीज को मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर फंक्शंस की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे बोल सकते हैं, सर अगर कोई फंक्शन जी एक्स प्लस सी था, उसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आया, बोलिए एफ एक्स, तो रिवर्स प्रोसेस है, तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, जी एक्स प्लस सी। शुरू की दो प्रॉपर्टीज बताने की जरूरत ही नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी दिमाग में रखें, अगर जी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, एफ एक्स। अगर जी एक्स की जगह जी ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाए तो क्या ओनली एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की वन अपॉन ए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, कुछ भी बोल दो उसको, जी उस साइड ले लो, फंक्शन कोई सा भी, कोई भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ जी एक्स, भाई दो अलग अलग फंक्शन होगा, ये जी एक्स तो ये एफ एक्स, और ये एफ एक्स तो ये जी एक्स। क्या बुद्धि में जा रहा है? चलिए अब लिखें हेडिंग, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अब बेटा कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, फर्स्ट फर्स्ट के भी दो पार्ट्स होंगे। तो बेटा सबसे ज्यादा काम आने वाला फंक्शन इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स। हाँ बच्चों, आइडिया है क्या एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमेशा सी लगाना है। यहाँ ध्यान ये रखें, एन कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, माइनस। ये n की हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है, बस n क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन। क्यों सर? बेटा n माइनस वन होती है, चेक तो कर, डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो होते कौन सी फॉर्म बन गई, नॉट डिफाइंड। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट n इज इक्वल्स टू माइनस वन। अच्छा, और इसको प्रूफ भी आप अपने आप कर सकते हो भाई। अगर इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आ रहा है, x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो रिवर्स प्रोसेस, अगर मैं इसको, ये जो आया था, इसको अगर क्या कर दूं, बोलो डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करने पे ही आया, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आ जाना चाहिए, x की पावर n, करके देखना डिफरेंशिएट बेटा। x की पावर n प्लस वन कैसे डिफरेंशिएट करूं, बोलो n प्लस वन कहां जाएगा, आगे, n प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कट गया, मतलब x की पावर n। तो n प्लस वन जो आगे गया था उससे ये वाला n प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल, क्या x की पावर n आ गया, यस। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको इंटीग्रेट करने पर ये आया, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वापस से ये आ जाना चाहिए। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन इज x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सी हमेशा लगाना ही लगाना है। अब बच्चों, जो अपन ने वो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी,
उस प्रॉपर्टी को, जो सेकंड वाला पॉइंट रिजर्व्ड रहेगा वो हमेशा उस प्रॉपर्टी के लिए रहेगा। मैंने आपको कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ा दी, उससे सारे रिजल्ट्स अपने आप निकल के आ जाएंगे। अगर x की पावर n की जगह फंक्शन हो जाए, अगर x की पावर n की जगह फंक्शन हो जाए ax प्लस बी की पावर n, फंक्शन क्या हो जाए बच्चों बोलो, ax प्लस बी, मतलब x को काय से रिप्लेस कर दिया बोलिए मैंने, ax प्लस बी से। किससे रिप्लेस कर दिया, ax प्लस बी। तो बच्चों कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा बोलिए, ax प्लस बी। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही कि आगे 1/a भी लगाना है, वन, मतलब सर सब कुछ सेम रहेगा बिल्कुल बिंदास। 1/a, x की जगह लिख दो ax प्लस बी की पावर n प्लस 1/n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली n शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस। तो अगर फंक्शन x की पावर n की जगह हो जाए ax प्लस बी की पावर n, तो योर आंसर विल बी 1/a ax प्लस बी की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। बेटा मैंने कुछ भी नहीं करा, जहां x था x की जगह पुट कर दिया ax प्लस बी। और बस ये ध्यान रखना आगे हमेशा क्या लगाना पड़ेगा बोलिए, 1/a। अच्छा आप लोग बताना बच्चों मुझे, एक्स स्क्वायर, कुछ एग्जांपल्स फील करते हैं, बताना मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होएगा। सीधे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगानी है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। अच्छा मान ले एक्स स्क्वायर की जगह मैं दे देता 1/x स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर तो कहां लेके जाएगा बेटा, इसको बोल ऊपर, ऊपर जाएगा तो बोल पावर 2 की -2, मतलब n कितना बन गया, -2। तो x की पावर -2 बन गया, x की पावर -2 तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। क्या x की पावर -1 बन जाएगा, यस। x की पावर -1 अपॉन -1, x की पावर -1 को क्या 1/x लिख दूं क्या, यस। चेक करना, देखो ये बनेगा क्या, देखो सही लिखा है क्या मैंने, ये बनेगा पक्का। कैसे, x की पावर -1 अपॉन -1, तो -1, तो ये माइनस यहां चला गया, x की पावर -1 को क्या लिख दिया, 1/x। चलो बच्चों नेक्स्ट, √x dx, √x मतलब x की पावर, करो ऐड करो, 1/2 में 1 ऐड करो, बोलो क्या बनेगा, x की पावर 1/2 में 1 ऐड करो, बोलो क्या बनेगा, 3/2। कर क्या रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा बोलो, 3/2, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, 3/2 तो 2 कहां चला गया ऊपर, क्या बन गया 2/, देखो सही लिख रहा हूं क्या मैं, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा चलो 1/√x कर दिया, 1/√x कर दिया, जल्दी होता है, एक्स की पावर हाफ की एक्स की पावर -1/2। अब -1/2 में 1 ऐड कर, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1, एक्स की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, 1/2 का 2 कहां चला गया ऊपर, तो 2x की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 को √x लिख दूं क्या, यस। तो बच्चों 2√x प्लस, मतलब चारों क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वाला कंसेप्ट लग रहा है, चारों के अंदर n की वैल्यू सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। पहले क्वेश्चन में जल्दी बता n कितना, दूसरे क्वेश्चन में n की वैल्यू -2, तीसरे क्वेश्चन में n की वैल्यू 1/2, चौथे क्वेश्चन में n की वैल्यू -1/2। अच्छा अगर मान ले सेकंड वाला रिजल्ट ले लो, मान ले बेटा मैं ले लेता 2x+3 की पावर 2 dx। अब तुम बताओ मुझे 2x+3 की पावर 2 dx क्या लिखता, बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो ax+b, a की वैल्यू बताओ कितनी है 2, तो क्या लिखूं बेटा 1/a, 1/a। 2x+3 की पावर n+1, 2x+3 की पावर, ये कहां से टपक रहा है, 2x+3 की पावर n+1/n+1, तो क्या लिखूं बेटा बोल 3/3 प्लस सी। ये 2 और 3 मिलके क्या 6 बन जाएगा क्या, यस। अरे कुछ बुद्धि में जा रहा है, तो 1/a 2x+3 की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, गया बुद्धि में। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में अपन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और लिखेंगे। डिफरेंशिएशन का होमवर्क आप अगली क्लास में कंप्लीट करके आएंगे बच्चों। बिगनर्स बॉक्स 3 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 अप टू 15, एक्सरसाइज 1 अप टू 15, बिगनर्स बॉक्स 3 तो पूरा कर लो।
प्रशांत राज सर, डिजिटल मटेरियल कब मिलेगा बेटा? ऑलरेडी अपलोड हो गया है डिजिटल मटेरियल। ऑनलाइन मॉड्यूल्स अपलोड हो गए हैं, आप चेक कीजिए। जो बाकी बच्चे ऑनलाइन हैं, कंफर्म करें क्या ऑनलाइन मॉड्यूल्स अपलोड हुए कि नहीं हुए। जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन मॉड्यूल्स अपलोड हो चुके हैं बच्चे। नो सर। ओके ठीक है, चलिए मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, बायो केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के नहीं हुए हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलिए मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ एक बार। ठीक है बेटा, चलिए, राधे राधे।